हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक। आज हम इस वीडियो में ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जावा में कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसका मेन क्या यूज़ है अपने प्रोग्राम में, इसे यूज़ करने का मतलब कि मेन क्या मोटिव है इसको यूज़ करने का, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऊप्स की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि प्रोग्रामिंग जिसमें ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसमें बेसिकली हम रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं जावा में, वो सॉल्व कर सकते हैं जावा में इस प्रोग्रामिंग को यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करने के लिए करने का मेन मोटिव ये होता है कि ये हमारे प्रोग्राम में क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है एक हमें। और इसका दूसरा ये यूज़ है कि ये रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमें जावा में। यानी कि हमने कोई एक कोड लिखा जावा में, अगर हमें थोड़ा सा प्रोग्राम लिखने के बाद हमें उस कोड की दोबारा ज़रूरत पड़ रही है कि वो कोड हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, तो हम इसमें दोबारा ना लिख के ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं बिना लिखे। ठीक है, उसी मेथड को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसी कोड को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमें, और रीयूजेबिलिटी यूज़ करके रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हमारा जो प्रोग्राम लिखने का टाइम है वो भी कम होता है। और कोड भी हमें लेस लिखना पड़ता है, बहुत कम लिखना पड़ता है। और ऊप्स का यूज़ करके जो हम प्रोग्राम लिखते हैं जावा में, उसको मेंटेन करना, उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है। अब हम इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं ऊप्स के। तो इसमें सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्लास का। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लॉजिकल एंटिटी है। ठीक है, ये कोई मेमोरी, जब हम क्लास लिखते हैं अपने प्रोग्राम में तो ये कोई मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता, ये एक लॉजिकल कंपोनेंट है। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें हम सिमिलर एंटिटीज जो हैं वो लिखते हैं। इसके अंदर हम अपने फंक्शंस, अपने जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं, वो उन्हें डिफाइन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं क्लासेस के अंदर, क्लास के अंदर। इस कह सकते हो कि एक तरह से ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, लेकिन मैं एक और टॉपिक को इसके साथ में क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हमारा जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लास और ऑब्जेक्ट रिलेटेड ही है, इनसे ही बनता है। तो सेकंड जो हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्लास के वेरिएबल्स, फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स का आप एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कोई कार। ठीक है, तो कार हमारी एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका फंक्शंस है। अब इसमें फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हो इसके हो गए वेट, कलर, कार के वेट होगा, कलर होगा। ठीक है, फंक्शंस क्या है? इसे हम कार से हम ब्रेक लगा सकते हैं, रेस दे सकते हैं, तो ये इसके फंक्शन है। तो ये कार बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो ये बेसिकली एक फिजिकल कंपोनेंट है, और क्लास हमारा लॉजिकल कंपोनेंट है। क्लास हमारा कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। ठीक है, और क्लास के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तभी हम क्लास के फंक्शंस और वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी हम इसे प्रोग्राम में करके देखेंगे सिंपल तरीके से। तो मैं VS कोड मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर। VS कोड में मैंने एक फाइल बना रखी है oops java.java नाम से। ठीक है, तो हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए हमें सिंपल क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं सिंपल क्लास, और फिर हमारा आता है क्लास के बाद क्लास का नेम, जो भी हम नेम देना चाहते हैं। नेम ऐसा होना चाहिए अंडरस्टैंडेबल, यानी कि कोई अगर क्लास का नेम देखते हैं तो उसे एक आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या फंक्शंस, क्या वेरिएबल यूज हो रखे होंगे। ठीक है, तो एक आइडिया मिल जाए यानी कि उसे। तो मैं क्लास का नाम दे देता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट नाम का मैं क्लास बना रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट नाम का एक क्लास हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लास कीवर्ड का यूज़ करा, उसके बाद हमने कोई भी नाम दे दिया क्लास का। और इसके बाद आते हैं हमारे करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी इस तरीके से हम क्लास को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे हम कितनी भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसी को कॉपी करके आगे अगर पेस्ट कर दूं, और यहाँ पर मैं इसके नाम को चेंज करके कार लिख दूं, CAR, तो ये हमारी अनदर क्लास हो गई। एक क्लास हो गई हमारी स्टूडेंट नाम की, एक क्लास हो गई हमारी कार नाम की। ठीक है, तो ऐसे हम कितने भी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक हमें मेन मेथड भी लिखना होता है क्लास, लेकिन किस क्लास के अंदर लिखना होता है, वो क्लास हमारी होनी चाहिए इस नाम से।
जिस नाम से हमने फाइल बना रखी है। तो एक क्लास बना लेते हैं हम, और क्लास का नाम देंगे हम ये वाला नाम जो हमने अपने फाइल जिस नाम से क्रिएट कर रखी है वही हम क्लास का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऊप्स जावा, इसी नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर रखी है, तो यही हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो एक क्लास हमारी ये वाली होनी चाहिए हमारे प्रोग्राम में, ये मैंडेटरी है। इसके अंदर हम एक मेन मेथड बनाते हैं। तो मेन मेथड होता है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, और इसके अंदर हम इसके आगे लिखते हैं हम करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये मेन मेथड और एक क्लास जो हमारी फाइल के नेम फाइल का नेम होगा उसी नाम की क्लास, और उसके अंदर एक मेन मेथड, ये कंपलसरी होता है हर जावा प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये तो होना ही चाहिए। अब ये जो मेन है, इसी के अंदर हम जो मेन मेथड है इसी के अंदर हम सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, इसी के अंदर से हम क्लास को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके। ठीक है, तो हमने क्लास बनाना सीख लिया, हमने मेन मेथड बनाना सीख लिया, ये मेन मेथड भी मैंडेटरी है, इसी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे वो इसी के अंदर होंगे। अब हम ऑब्जेक्ट्स को बनाना सीखते हैं। क्लास का काम हो गया हमारा, मेन मेथड का काम हो गया, ऑब्जेक्ट्स होता है। तो हम इस क्लास के नाम का ही यूज़ करके हम इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो ऊप्स जावा इस क्लास का नाम है, तो मैं लिखूंगा पहले ऊप्स जावा। ठीक है, क्लास का नाम लिखा हमने, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसलिए। फिर हम लिखते हैं, यहाँ पर हमारा आता है ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, अगेन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए वो नाम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊप्स जे OBJ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऊप्स जावा ऊप्स OBJ डॉट, ये हमारा। चलो मैं इसका दे देता हूँ, इसके नाम को चेंज करके मैं OBJ1 कर देता हूँ, ताकि समझ में आ जाए कि हम पहले वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर इसके आगे लिखते हैं हम इक्वल्स टू, फिर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं न्यू, और न्यू के आगे हम अगेन ऊप्स जावा का यूज़ करते हैं जो हमारी क्लास का नेम होता है वो, और उसके आगे हम लगाते हैं ब्रैकेट, और एक सेमीकोलन लगता है लास्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में सेमीकोलन लगाना है आपको जावा में। तो ये हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है ऊप्स जावा नाम के क्लास का। ये ऊप्स जावा जो ब्रैकेट है ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का। कंस्ट्रक्टर एक अलग टॉपिक है, वो मैं किसी और वीडियो में क्लियर कर दूंगा उसे। ठीक है, तो अभी आप बस इतना समझो कि ऊप्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस तरीके से क्रिएट होता है क्लास के नाम का यूज़ करके। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर सिंपल OBJ1 दिया है, और एक कोष्टक के बाद न्यू कीवर्ड का यूज़ होता है। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं किसी भी क्लास का। अब बेसिकली मैं एक छोटा सा इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि मैं इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसमें इसका नाम दे दिया मैंने एज, इसकी वैल्यू दे दी मैंने 22, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यूज़ करते रहना है इसमें जावा में। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा एज। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है बेसिकली कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नेम दिया है एज, और उसमें वैल्यू स्टोर करवाई है 22। अब इस एज में कौन सी किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी वो हमने यहाँ पर लिख रखा है इंट, यानी कि इंटीजर टाइप की। ठीक है, अगर स्ट्रिंग करवानी होती तो स्ट्रिंग लिखते क्या। ठीक है, इंट लिखिए तो इन टाइप की इसमें वैल्यू स्टोर होगी, तो मैंने स्टोर करवा दी इंट एज में, वैल्यू है हमारी 22। अब मुझे इस 22 को प्रिंट करवाना है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो मैं कैसे करवाऊंगा? तो प्रिंट करवाने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा में। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, सिस्टम एस कैपिटल होगा हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके बाद ब्रैकेट और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, अब हमें इस 22 को प्रिंट करवाना है, तो हम इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे, वेरिएबल नेम का एज। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा OBJ1 इस क्लास का, तो सबसे पहले हमें इस क्लास को इंडिकेट करना पड़ेगा कि इस क्लास के हम किसी वेरिएबल या फंक्शन को कॉल करना है हमें। ठीक है, तो हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है OBJ1, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे OBJ1, ताकि जो कंपाइलर वो समझ जाए कि किस क्लास में हमें जाना है, किस क्लास के मैं किस क्लास के किसी वैल्यू को कॉल करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो OBJ1 से वो समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है इसी क्लास का। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं डॉट। अब डॉट क्यों लिखते हैं? डॉट के आगे हम लिखते हैं कि हमें जिसको कॉल करवाना होगा, अगर फंक्शन होगा तो डॉट के आगे लिखा जाएगा, और वेरिएबल होगा तो वो भी डॉट के आगे लिखा जाएगा। तो डॉट हमें एज की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो डॉट हम एज लिखेंगे यहाँ पर।
ठीक है, तो इससे हमारा जो 22 वैल्यू है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं इसे सेव करके रन करा के देखता हूँ एक बार। तो देखो मेरा 22 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्लास बनाना सीखा, ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, ये मेन मेथड बनाना सीखा। ठीक है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, और हमने एक प्रोग्राम के थ्रू इसे यूज़ करना भी सीख लिया कि क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम जितने भी जावा में होंगे वो सब क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में ही होंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करके ही होंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम था जिससे आप इसके थ्रू आप समझ गए होंगे क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऊप्स में। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इनहेरिटेंस का। अब जो है टॉपिक हमारे थोड़े से हो जाएंगे बड़े, इनहेरिटेंस और हार्ड टू समझने के लिए। अब ये सारे टॉपिक जो हैं ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं जावा के। आप इंटरव्यू में जाओगे तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऊप्स में। ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए और प्रोग्राम करने आने चाहिए इनको इंक्लूड करके। ठीक है, इनका यूज़ करके हमें प्रोग्राम करने भी आने चाहिए। तो मैं आपको साथ साथ प्रोग्राम भी करते हुए दिखा रहा हूँ। तो इनहेरिटेंस के बारे में, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली होता है वंस ऑब्जेक्ट और क्लास कैन एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे कि मान लो इनहेरिटेंस मतलब का इतना, इससे समझो कि इनहेरिटेंस में इनहेरिट मतलब लेना। ठीक है, तो आपको मैं अगर एग्जांपल समझूं, एग्जांपल से बताऊं तो जैसे कि मान लो पेरेंट्स हैं, कोई भी पेरेंट्स है और उनका एक सन है। ठीक है, पेरेंट्स हैं, कोई भी पेरेंट्स होंगे, उनका कोई एक बेटा है मान लो। ठीक है, अब उन पेरेंट्स ने अपनी जायदाद जो भी है वो अपने सन के नाम लिख दी। ठीक है, तो अब जो है पेरेंट्स की जायदाद पेरेंट्स की तो है ही है और सन की भी हो गई है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो सन ने इनहेरिट कर ली, यानी कि सन ने भी ले ली। अब उस प्रॉपर्टी को पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं और सन भी। इसका बेसिकली यही मन होता है, यही इसका मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी है जो किसी एक क्लास के पास है। जैसे कि मान लो कोई पेरेंट क्लास है, मान लो कि एक क्लास है जो है पेरेंट। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हमने एक दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम दे दिया हमने सन। ठीक है, तो उस सन की कुछ पेरेंट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो सन को चाहिए, सन के मतलब यूज करनी है। तो वो सन जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करेगा तो उसे हम इनहेरिटेंस कहेंगे। इनहेरिटेंस के थ्रू ही वो जो सन है वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है उसमें, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम में चलते हैं अपने। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ऊप्स जावा नाम से एक क्लास बना रखी है। इसी के ऊपर मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई अलग से जिसका नाम मैंने दे देता हूँ स्टूडेंट नाम दे देता हूँ, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, ये क्लास बन गई हमारी। अब इस क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने एज दे रखी है, उस स्टूडेंट का मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मान लो कि ये स्टूडेंट की एज है और यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दे दिया स्ट्रिंग और नेम दे दिया, यानी कि जो नेम है उसमें वैल्यू आएगी स्ट्रिंग टाइप की। और यहाँ पर मैं वैल्यू को स्टोर करवाता हूँ AVHISHE के अभिषेक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई अभिषेक। और ये जो आगे का जो प्रोग्राम है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये डिफरेंट क्लास में मैंने लिखा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मैंने इस क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट क्लास में। लेकिन इसको मैं अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि सिर्फ 22 ही प्रिंट होगा, क्योंकि अभी मैंने इसको कॉल करा ही नहीं है। तो इसको कॉल करना है लेकिन मुझे इनहेरिटेंस के थ्रू कॉल करना है। अगर मैं सिंपल इनहेरिटेंस के थ्रू मुझे अगर कॉल नहीं करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का, जो मैं कैसे बनाऊंगा, अभी मैं इनहेरिटेंस नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल जैसे मैंने पहले आपको प्रोग्राम बताया उसी के थ्रू करके दिखा रहा हूँ।
तो मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम दे देता हूँ मैं obj2, पहले वाले का मैंने obj1 दिया था, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और फिर हमारा क्लास नेम आएगा student स्टूडेंट ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है, तो इस क्लास का भी मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है obj2। अब मुझे इस वेरिएबल को अगर प्रिंट करवाना होगा तो मैं इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रिंट करवाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर करा था। तो सेम अगर मैं इसको कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देता हूँ आगे, और इसमें सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को चेंज करूँगा। ऑब्जेक्ट इस क्लास का है obj2, तो यहाँ पर obj2 लिख देता हूँ मैं, और डॉट एज नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, मुझे नेम का प्रिंट करवाना था, डॉट नेम। ठीक है, अभी मैं इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसमें, सिंपल जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से ये जो स्ट्रिंग होती है इसको हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है। मैं थोड़ा सा भूल गया था। इसको अब सेव करके मैं रन कराऊंगा। इसको अब मैं जब सेव करके रन कराऊंगा तो आप देखोगे कि क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखो 22 प्रिंट हुआ और अभिषेक प्रिंट हुआ। ठीक है, तो यानी कि मैंने इस क्लास के वेरिएबल को भी प्रिंट करवा दिया और इस क्लास के वेरिएबल को भी प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर हम इनहेरिटेंस के यूज़ को समझेंगे। अब आपने देखा कि मुझे इस क्लास के वेरिएबल को भी कॉल करवाना था और इस क्लास के भी वेरिएबल को कॉल करवाना था। तो मुझे दोनों के ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट करना पड़ा और फिर अलग से दोनों के वेरिएबल्स को कॉल करना पड़ा। यानी कि दोनों के ऑब्जेक्ट्स को भी हमें क्रिएट करना पड़ा, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, और वेरिएबल को भी अलग से कॉल करना पड़ा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो बढ़ गया थोड़ा। अब मैं अगर इसे इनहेरिटेंस के थ्रू करूँगा तो आप देखोगे कि कोड कम हो जाएगा और काम वही होगा। तो इनहेरिटेंस अगर हमें प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। इस कीवर्ड को कहते हैं एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं मान लो क्लास स्टूडेंट है, मैं इसको पेरेंट क्लास बनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं क्लास ऊप्स के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्लास ऊप्स के बाद यहाँ पर लिखूंगा एक्सटेंड्स। ठीक है, और जिस क्लास की मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए यानी कि कुछ फंक्शंस यूज करने हैं उस क्लास का मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने, मैंने यहाँ पर ऊप्स जावा में एक्सटेंड करा इस क्लास के। तो अब क्या होगा, मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट की मुझे इस वेरिएबल को कॉल करना है। ठीक है, तो मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने सिंपल इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहाँ पर मैंने इनहेरिटेंस का यूज़ करके एक्सटेंड करके इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट कर लिया। यानी कि ये वाली जो क्लास है अब इसकी प्रॉपर्टीज़ या वेरिएबल्स या फंक्शंस को यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है तो मैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके वेरिएबल्स और फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे अलग से इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने इसका ऊप्स जावा का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो मैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके वेरिएबल को भी कॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं obj1 ही लिख देता हूँ यहाँ पर, और डॉट नेम। अब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा। तो देखो सेम 22 और अभिषेक लिख के हुआ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी किसी भी क्लास के फंक्शंस वेरिएबल्स को दूसरे क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा थोड़ा कोड भी कम होगा। देखोगे यहाँ पर मेरा एक जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था वो वाला कोड कम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमारा प्रोग्राम रोबस्ट बनता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा फोर्थ, वो होगा हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है जैसे एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट और फंक्शन टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म। यानी कि जैसे हम मेथड बनाते हैं, ठीक है, मेथड बनाते हैं या मेथड जो बनाते हैं हम क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो हम सेम नेम के मेथड होंगे। ठीक है, उन्हें यूज़ करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। तो मैं एक बार प्रोग्राम को इसको जो है पहले हटा देता हूँ सारे को। मैं जितना इजी हो सके उतना इजी रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अभी आप
आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में नहीं आया होगा तो मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो एक क्लास है, सेम नेम की क्लास रखूंगा मैं जिस नाम से फाइल है। उप्स जावा नाम की एक क्लास है मेरे पास, ठीक है। इसमें एक मेथड है, मेथड का नाम देता हूँ मैं पब्लिक वॉइड, और मैं मेथड का नाम देता हूँ जैसे एनिमल, ठीक है, और बाद में ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। पब्लिक यहाँ पर आता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। सबसे पहले पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, जैसा आप रखने चाहते हो वैसे आप लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है वॉइड, ठीक है। यहाँ पर आप इंट, कैर और भी टाइप लिख सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है जब आप कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाहते उसमें, तब आप मेथड के साथ वॉइड लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो करवाना चाहते हैं तो इंट वैल्यू इंट लिख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ तो यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद आता है हमारा मेथड का नेम, कुछ भी नेम दे सकते हो आप। उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरीके से हमारा जो मेथड है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक वर्ड एनिमल नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सिंपल प्रिंट करवाऊँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं इसमें सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ, किसको प्रिंट करवाऊँगा, दिस इज फर्स्ट एनिमल मेथड, ठीक है। ये प्रिंट करवा रहा हूँ इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और यहाँ पर मेथड बनाना है, लेकिन मुझे किसी वजह से, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई मुझे सेम नाम का मेथड बनाना पड़ रहा है इसी क्लास में, ठीक है। तो एक और मेथड बना रहा हूँ मैं, पब्लिक वॉइड एनिमल नाम का ही एक और मेथड क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसके अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं शॉर्ट फॉर्म थोड़ा यूज़ करूँगा यहाँ पर। इसमें मैं प्रिंट करवाऊँगा दिस इज सेकेंड मेथड, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया, यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया एनिमल नाम का सेम क्लास में, और दूसरा मेथड बनाया एनिमल नाम का सेम नाम का क्लास मेथड बनाया, और वो भी सेम क्लास में, ठीक है। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इसे प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मेन बनाऊंगा, मेन मेथड आ गया मेरा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, oops जावा इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, obj1 इक्वल्स टू न्यू oops जावा ब्रैकेट। ये हमारा मेथड बन गया। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रिंट करवाऊंगा, मतलब कॉल करूंगा। यहाँ प्रिंट तो मैंने यहाँ करवा रखा है, कॉल करूंगा। कॉल करने के लिए obj1 लिखना पड़ेगा डॉट, और जिस मेथड को कॉल करवाना है मुझे एनिमल को मैं यहाँ पर कॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। अब इस फंक्शन में लिखा हुआ है ये, तो ये प्रिंट होना चाहिए। लेकिन जब कंपाइलर मैं रन करूंगा, इसलिए कंपाइलर देखेगा obj1 डॉट एनिमल, तो सबसे पहले obj1 के थ्रू वो इस क्लास में जाएगा, इसमें ढूंढेगा एनिमल नाम की मेथड को। अब यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से एनिमल मेथड को मैंने कॉल करना चाहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एनिमल है सेम सेम नेम के, यहाँ पर मेथड बना रखे हैं मैंने, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन है वो मैंने अलग दे रखे हैं। अंदर अलग अलग प्रिंट कुछ करवा रखा है मैंने, लेकिन जो नेम है वो सेम है। यहाँ पर जो है हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा और एरर दे देगा। जैसे कि मैं इसे रन कराता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे रन करवाया। आप देखते हैं क्या प्रिंट होगा। और मैंने सेव नहीं करा क्या? हाँ, मैंने सेव नहीं करा, इसको सेव कर लेता हूँ और फिर रन कराऊंगा। तो यहाँ पर दे दो, देखो इसने, अच्छा मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा, चलो एक चीज और मिस हुई। सेव करके रन करा मैंने इसे, पब्लिक वर्ड एनिमल। अब देखो इसने क्या लिखा यहाँ पर, मेथड एनिमल इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास ऊप्स जावा। यानी कि यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गया कि कौन से मैंने मेथड को कॉल करना चाहा है। तो इसके लिए हम इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं,
ठीक है, जब हमें कोई दो फंक्शन को यूज़ करना है, दो फंक्शन क्रिएट करना है लेकिन सेम नेम से, तो हमें पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करनी होती है। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म होती है जब हम मल्टीपल सेम नेम के फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ऐसा कुछ यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम नेम के मेथड को अपने इस प्रोग्राम में। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पर पब्लिक वर्ड एनिमल है, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे मैंने पैरामीटर पास करा इंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल पैरामीटराइज कर दिया एनिमल मेथड में। कंपाइलर जब रन होएगा ये प्रोग्राम, तो कंपाइलर obj1.animal में जाएगा, यानी कि पहले क्लास में जाएगा और फिर एनिमल देखेगा। तो पहले यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर चेक करेगा एनिमल तो लिखा है लेकिन इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर रखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं कर रखा। तो इसको ये स्किप कर देगा और फिर दूसरे मेथड पे जाएगा, दूसरा मेथड देखेगा एनिमल में यहाँ पर कुछ मैंने पास नहीं कर रखा, सेम मेथड नेम है, और यहाँ पर भी सेम मेथड नेम है और कुछ पास नहीं कर रखा, यानी कि ये दोनों सेम है। तो अब ये इस वाली जो प्रिंट का जो फंक्शन है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, इसको प्रिंट करवा देगा। यानी कि अब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, दिस इज सेकंड मेथड, ये प्रिंट होना चाहिए। तो मैं सेव करके रन कराऊंगा अगर इसको, तो देखते हैं क्या प्रिंट होएगा। तो देखो क्या प्रिंट हुआ, दिस इज सेकंड मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं, यानी कि सेम नेम के मेथड को हम यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में, अपने प्रोग्राम्स में। मान लो एक और मेथड है सेम नाम का ही, कंट्रोल सी करा मैंने और एक और करा कंट्रोल वी। ठीक है, अब तीन नाम के सेम मेथड आ गए, सेम नेम के मेथड आ गए तीन। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे हम, कि मुझे इसको प्रिंट करवाना है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम कर सकते हैं कॉमा डाल के इंट बी, एक और पैरामीटर मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे इस वाले एनिमल को प्रिंट करवाना, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर obj1.animal है, तो ये तो अभी इसको कॉल करेगा क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल सकता हूँ, इंट वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक इंट ए वेरिएबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूँ, तो मैंने जैसे 1 डाला। ठीक है, तो अब ये इस वाले मेथड के फंक्शन को कॉल करेगा और इस वाले प्रिंट फंक्शन को प्रिंट कर देगा, दिस इज फर्स्ट एनिमल मेथड। ये वाला प्रिंट होना चाहिए, तो इसको मैं सेव करके रन करूंगा। तो देखो ये आया, दिस इज वन एनिमल मेथड। ठीक है, अब अगर मुझे इस वाले में एनिमल मेथड को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर दो वैल्यू को पास करवाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 पास करा था, यहाँ पर देखोगे दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स मैंने पैरामीटराइज कर रखे हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स को मैंने पास कर रखा है। तो यहाँ पर भी मैं दो वैल्यू को पास करूंगा, जैसे 1 पास कर दिया और 2 पास कर दिया। तो अब मेरी ये वाली एनिमल मेथड कॉल होएगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज थर्ड एनिमल मेथड। सेव करके रन करूंगा, तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। तो देखो ये प्रिंट हुआ, दिस इज थर्ड एनिमल मेथड। तो ये बेसिकली होता है पॉलीमॉर्फिज्म, जब हम सेम नेम के मेथड को यूज कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो मेथड के अंदर मैंने पैरामीटर पास किए हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग, एक कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग। ये जो हमने पैरामीटर पास करे हैं और सेम नेम के मेथड को यूज करा है एक ही क्लास में, इसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें हम सेम नेम के मेथड को यूज कर रहे होते हैं एक ही क्लास में। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, वो अलग टॉपिक है, वो मैं किसी और वीडियो पढ़ाऊंगा, नहीं तो इसी वाली वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए अभी इसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप पॉलीमॉर्फिज्म के मेन फंक्शन को समझ गए होंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। तो फिफ्थ हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, इसको पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली एसेंशियल फीचर्स, यानी कि जो यूज़र के लिए एसेंशियल है हम उसे बस वही दिखाते हैं, और जो बाकी का बैकग्राउंड का जो फंक्शंस हो रही होती हैं उसे हम उससे हाइड कर लेते हैं।
ठीक है, ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन जो पार्ट है, इसके जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो एनकैप्सुलेशन है। ये दोनों के दोनों, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस हुए हैं ओप्स कॉन्सेप्ट में, ओप्स के अंदर। ठीक है, तो अभी हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में होता है रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, तो हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी की प्रोग्राम के अंदर करने लगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, और समझ में आए ना आए आपको तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। तो मैं नेक्स्ट अलग नया प्रोग्राम बनाऊंगा। तो हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे मतलब अपने प्रोग्राम में ला सकते हैं तो वो देखेंगे। तो जैसे हम एक क्लास बना लेता हूँ मैं, oops जावा नाम से क्लास बनाई मैंने। ठीक है, मेन मेथड भी बना ही लेते हैं। ठीक है, इसका हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर पहले ही कर लेता हूँ। oops java डॉट obj1 इज इक्वल्स टू न्यू oops जावा, और ये सेमीकोलन हमने बना लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट भी हो गया, क्लास भी हो गई। ठीक है, मेन मेथड भी हो गया। अब हमें एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम समझेंगे यहाँ पर। एब्स्ट्रैक्शन समझ लो, मैंने एक कोई न्यू क्लास बनाई है, जैसे क्लास स्टूडेंट नाम की मैंने एक क्लास बनाई है। इसके अंदर मैंने एक मेथड लिखा है जिसका नाम मैंने दे दिया void info। ठीक है, तो ये हमारी एक मेथड है void info, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर void info मैंने यहाँ पर एक मेथड तो बना लिया, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखूंगा। मैंने मेथड को डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ मैं हाइड कर रहा हूँ। मैंने डिक्लेयर कर दिया मेथड, लेकिन मैं यहाँ पर इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर कोड नहीं लिखूंगा। तो ऐसे में मुझे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, ये चीज़ हमें हाइड करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि मैं इस इन्फो की प्रॉपर्टीज़ के, या जो इसके अंदर मैं वर्क करने वाला हूँ, जो फंक्शन इसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ करने वाला हूँ, मुझे हाइड रखना है, ताकि दूसरी क्लास कोई इसमें यूज़ ना कर सके। ठीक है, ओनली एसेंशियल फीचर्स, यानी कि बस मुझे दिखाना है कि यहाँ पर एक इन्फो नाम का मेथड तो है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन को नहीं दिखाना। तो मैं यहाँ पर इसकी बॉडी में कुछ नहीं लिखूंगा, सिंपल इसे डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा। तो ऐसे में मुझे यहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें मुझे बॉडी नहीं लिखनी होती है। उसके मेथड के आगे मुझे एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है पहले, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, आप जो भी मेथड लिख रहे हैं, अगर आप उसकी बॉडी नहीं लिखते हैं तो उसके आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया है। ठीक है, अगर इसके अंदर, इस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इस क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ABSTRACT। तो ये क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट बनेगी। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जैसे कि मैंने बताया आपको, मेथड हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ा हमें, क्योंकि हम बॉडी नहीं लिख रहे, तो हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मेथड को अगर हम बना रहे हैं तो क्लास को भी बनाना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये एक पॉइंट ये भी है कि अगर हमारा अंदर इसमें मेथड, एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं और सिंपल मेथड भी लिख सकते हैं। यानी कि void पब्लिक void, एक और मेथड बना सकता हूँ मैं, info2। तो यहाँ पर देखोगे ये मेरा जो info2 है, ये मेरा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं और बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्शन बता रहा हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया मेथड, लेकिन मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी है। तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन करनी है क्लास oops जावा के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके, इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए मुझे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको,
ठीक है, तो एक्सटेंड्स, ठीक है, और क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इन्फो, यहाँ पर मैं इस इन्फो की जो इम्प्लीमेंटेशन है, बॉडी है, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसे डिक्लेयर करा था, इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर इस उप्स जावा की क्लास के अंदर कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसमें इसके फंक्शंस को लिख दूंगा। मैं सिंपल एक प्रिंट करवा देता हूँ। क्या प्रिंट करूँगा यहाँ पर, दिस इज स्टूडेंट क्लास मेथड, ठीक है। सिंपल मैंने ये प्रिंट करवा दिया, इसमें डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा इसे। तो ये यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेयर करा, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करी, ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मुझे इस वाले मेथड को कॉल करना है, तो मैं ऊप्स जावा का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसी के थ्रू मैं इसे कॉल कर लूँगा ऑब्जेक्ट obj1 का यूज़ करके, obj1 डॉट इन्फो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको कॉल भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस क्लास से मैंने इसके जो बॉडी है उसको मैंने हाइड करा, और यहाँ पर मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दी। अब मैं इसको सेव करके अगर रन कराता हूँ तो देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं। पर यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करा, यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेव करके रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये प्रिंट हो गया, दिस इज स्टूडेंट क्लास मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके हमने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया। अब इसमें एक पॉइंट और है कि अब आपने जैसे यहाँ पर एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिखा, ठीक है। फिर हम इस मेथड को दूसरी क्लास में यूज़ कर रहे हैं जो सिंपल क्लास है, तो इस क्लास एक्सटेंड करके हमने इस क्लास को एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस वाले इन्फो वाले मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एब्स्ट्रैक्शन के बाद 6 होता है हमारा एनकैप्सुलेशन। अब इसके बारे में जानने से पहले हम ऊपर वालों का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो क्लास और ऑब्जेक्ट तो हमारा मेन है, बेस है जावा में प्रोग्रामिंग के लिए। क्लास और ऑब्जेक्ट से हमारे जावा में प्रोग्राम लेके जाते हैं, ठीक है, ये तो मेन है। उसके बाद में आते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस। जो मेन 4 पिलर है वो ये है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। ये ऊप्स के मेन 4 पिलर है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म है, ये यूज करे जाते हैं कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। इनके थ्रू हम कोड रीयूजेबिलिटी अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद जो ये एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म है, ये यूज होते हैं सिक्योरिटी के लिए। हमारे प्रोग्राम में सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है इनके थ्रू। अब इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म तो हमने समझ लिए। अब जो एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन है, इसमें कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, सेम लग सकती हैं, ठीक है, एक जैसी सी है कि इसमें भी हाइडिंग का काम है, इसमें भी हाइडिंग का काम है, ठीक है। तो वो क्लियर करने के लिए मैं एक बार एब्स्ट्रैक्शन का ओवरव्यू देके फिर बाद में एनकैप्सुलेशन के बारे में बताऊंगा आपको कि क्या होता है वो। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता है इसके अंदर डिटेल हाइडिंग, शोइंग ओनली मेन सर्विसेज, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन में हम डिटेल हाइडिंग करते हैं, और वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका होता है एब्स्ट्रैक्शन का, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका होता है हमारे पास इंटरफेस का।
इस वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा, जो कि मैंने आपको समझा दिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सीखा कि जिसमें हम बॉडी नहीं बनाते हैं, सिर्फ उसे डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर जिसकी हमने बॉडी नहीं बनाई है मेथड की और सिर्फ उसे डिक्लेयर करा है, तो उसके आगे हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, इससे हमारा जो है डिटेल हाइडिंग कहते हैं इसको, इससे डिटेल हाइडिंग हो जाती है, जो हम किसी और क्लास में उसकी डिटेल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस क्लास को एक्सटेंड करके इनहेरिट करके यहाँ पर इसकी जो इन्फो मेथड है उसमें बॉडी लिखी है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होने चाहिए, कि जैसे कि जिस क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है, उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो, उसमें नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं। और एक है ये पॉइंट भी होता है कि जिस क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है, ठीक है, उसमें उसके अंदर जितने भी जिस क्लास को उसने इनहेरिट किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जितने भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है, वो सारे यहाँ पर उसमें इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, उनकी बॉडी देनी पड़ेगी, जिस भी क्लास ने उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है। यानी कि सिंपल तौर पे बताऊं तो जैसे ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऐसे ही बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्लास ने अगर इस क्लास को इनहेरिट किया, तो जिस क्लास ने इसे इनहेरिट किया है उसके अंदर इन सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं देंगे सारे मेथड को, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा हाइडिंग। अब यहाँ पर लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये डिटेल हाइडिंग है, ये पर डाटा हाइडिंग है, तो इसका क्या मतलब है। रैपिंग द वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन अ सिंगल क्लास। अब डिटेल हाइडिंग और डाटा हाइडिंग में क्या फ़र्क है। डिटेल हाइडिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब डाटा हाइडिंग कैसे होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इसको हटा दिया, क्लास बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने एक क्लास बना ली सेम फाइल के नाम से। एक और क्लास बना लेता हूँ स्टूडेंट नाम की। अब ये जो फाइल के नाम वाली जो क्लास है, इसमें मैं मेन मेथड भी बना देता हूँ। एक मेन मेथड बन गया। ठीक है, अब इसमें एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट इंट एज नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा। और यहाँ पर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट obj1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का। और यहाँ से मैं obj1 करके इस वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ डॉट एज करके। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये सिक्योर तरीका नहीं माना जाता, सही तरीका नहीं माना जाता सिक्योरिटी के हिसाब से। अब जैसे कि मैंने कहा है कि डाटा हेडिंग, तो डाटा हेडिंग कैसे करेंगे। तो डाटा हेडिंग होएगी, डाटा हेडिंग दो तरीके से होएगी। सबसे पहला तरीका है मेक ऑल वेरिएबल्स एज प्राइवेट। प्राइवेट ही एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, तो आपको प्राइवेट बनाना है। और दूसरा तरीका है मेकिंग पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है हमने, इसे हम प्राइवेट कर देंगे। अब ये सिक्योर क्यों नहीं है, तो क्योंकि ये सिक्योर इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्लास की जो वेरिएबल, ये सिक्योर इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्लास का जो वेरिएबल्स है वो दूसरी क्लास भी यूज़ कर पा रही है अपने कोड में। ठीक है, तो ये इस वजह से सिक्योर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो कोई भी क्लास किसी भी क्लास के मेथड को कॉल कर पाएगी, कोई भी किसी भी वेरिएबल्स को यूज़ कर पाएगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये सिर्फ इसी क्लास में यूज़ हो, कोई और क्लास इसे यूज़ ना कर पाए, तभी इसे सिक्योर माना जा सकता है। तो उसके लिए हम इसे प्राइवेट बना देंगे, प्राइवेट लिख देंगे इसके आगे, तो प्राइवेट इंट एज। तो अब ये जो एज वाली वेरिएबल है ये किसी और क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हम।
अब इसको अगर मॉडिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है मॉडिफाई या व्यू करने की तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम गेटर और सेटर मेथड का यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। वो हमारे पब्लिक होंगे तो वो कैसे बनाते हैं, तो पब्लिक सेट एज नाम का मैं वेरिएबल बना देता हूँ, मेथड बना देता हूँ, और एक मैं बनाऊँगा गेट करने के लिए, तो पब्लिक गेट एज नाम का मेथड बनाया मैंने। तो इसमें सबसे पहले हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे इसमें, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट एज वैल्यू। ये एक वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा, और हमने एज वैल्यू में वैल्यू स्टोर करवा दी एज की। ठीक है, और गेट करने के लिए यहाँ पर हम रिटर्न करवा देते हैं एज वैल्यू को। ठीक है, अब हमें इस वाले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी होगी, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर मेन मेथड में obj1 इसका क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम इस वाले सेट करने के लिए वैल्यू सेट करने के लिए इस वेरिएबल में हम सेट एज का मेथड का यूज़ करेंगे। तो सेट एज, इसमें मैं एज दे देता हूँ, इंट एज वैल्यू में मैं वैल्यू डाल देता हूँ 22। यहाँ पर आएगा void, और यहाँ पर हम इंट वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो यहाँ पर आएगा इंट। तो यहाँ पर रिटर्न एज आएगा। तो अब मैं से एक बार सेव करके रन करा के देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो देखो इसने कोई एरर नहीं दिया, यानी कि सही चल रहा है ये। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ sysout system.out.println obj1 डॉट। अब गेट करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, गेट एज। अब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा तो मेरी वैल्यू 22 प्रिंट होनी चाहिए। तो देखते हैं 22 प्रिंट होता है या नहीं। तो देखो 22 प्रिंट हो गया। तो ये था एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपने देखा होगा कि रैपिंग द वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन अ सिंगल क्लास, यानी कि एक क्लास के अंदर जितने भी डाटा और मेथड्स हैं वो रैप कर लेना, यानी कि ढक लेना उन्हें। ठीक है, वो ये जो वेरिएबल्स है ये कहीं बाहर और कोई यूज़ नहीं कर सकता इन्हें। ठीक है, इन मेथड के इन मेथड को यूज़ करके ही इनको यूज़ करा जा सकता है। तो ये हमारा एनकैप्सुलेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने अपनी इस वीडियो में पूरा ओप्स का कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर कर लिया है। चारों मेन पिलर के बारे में पढ़ लिया, क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया।